आज का मौजू इस वीडियो का थोड़ा सा मुख्तलिफ इस तरह से है कि आज हम जानेंगे कि हाउ वी गेट इमिग्रेशन टू कनाडा और एनी अदर कंट्री। आज आबिर भाई से हम बात करेंगे और हमें क्या क्या हर्डल्स आ सकती हैं जिसके लिए हम पहले से तैयार हों। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, बोल बस की एक नई वीडियो के साथ मैं रबीउद्दीन मलिक आपको खुशामदीद कहता हूँ। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट माशाल्लाह इन योर लाइफ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से ठीक ठाक होंगे। बहरहाल आज का मौजू इस वीडियो का थोड़ा सा मुख्तलिफ इस तरह से है कि आज हम जानेंगे कि हाउ वी गेट इमिग्रेशन टू कनाडा और एनी अदर कंट्री। आज आबिर भाई से हम बात करेंगे एंड विल गेट टू नो दैट हाउ वी कैन गेट ईजी इमिग्रेशन और हमें क्या क्या हर्डल्स आ सकती हैं जिसके लिए हम पहले से तैयार हों। सो थैंक यू सो मच आमिर भाई फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग आई फील माई सेल्फ लकी कि माशाल्लाह मैं आमिर भाई के साथ बैठा हूँ। आमिर भाई, मेरा सबसे पहला आपसे सवाल ये है कि हाउ कैन वी गेट ईजी इमिग्रेशन, बिकॉज मैंने देखा है ये, अब इवन कि अपने रिलेटिव्स में ये चीज़ देखी है कि लोग पैसे लगा देते हैं बट रिजल्ट शायद कुछ नहीं आता उनके हाथ में। राइट। सो सबसे पहला काम तो ये करना होता है आपने कि ये देखना होता है कि आप क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि कोई भी कंट्री आप चूज़ करते हैं, फ़र्ज़ कि हम कनाडा की मिसाल लेते हैं, तो उस कंट्री ने कोई ना कोई अपना सिलेक्शन क्राइटेरिया तो बनाया होगा। इंडीड। और सिलेक्शन क्राइटेरिया पे अगर आप पूरे उतरते हैं तो ही आप आगे बढ़ते हैं। जहाँ वर्ड आता है ईजी का, तो ईजी और डिफ़िकल्ट कोई चीज़ नहीं होती। सिलेक्शन क्राइटेरिया पे अगर आप पूरा उतरते हैं तो आपका काम होने की उम्मीद है, आपको इमिग्रेशन मिलने की उम्मीद है, या स्टूडेंट वीज़ा या विजिटर वीज़ा या जो भी आपका कैटेगरी आपने चूज़ किया है। लेकिन अगर आप क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहे हैं तो एज अ रिज़ल्ट आपको रिफ्यूज़ल का सामना हो सकता है। तो डिफ़िकल्ट और इजी का बात नहीं है, ये है कि आप मीट कर रहे हैं या नहीं रिक्वायरमेंट्स को, और उसको समझना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा आमिर भाई, क्या हर कंट्री की अपनी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं या इमिग्रेशन हर कंट्री के लिए एक ही रिक्वायरमेंट है? हाँ, ख़तन ऐसा नहीं हो सकता कि एक जैसी यूनिफॉर्मिटी हो। हर कंट्री का जो इमिग्रेशन का कानून है, कवानीन है, वो डिफरेंट हो सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स, एंट्री रिक्वायरमेंट, एग्जिट रिक्वायरमेंट, वीज़ा कैटेगरीज डिफरेंट हो सकती हैं। और अगर कहीं पे मुमासलत भी हो तो भी जैसे कि विजिटर वीज़ा है, उसकी पॉलिसी है, या स्टूडेंट वीज़ा है, या बिजनेस इमिग्रेशन है, स्किल वर्कर्स हैं, उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया वो डिफरेंट हो सकता है। उनकी नीड के हिसाब से उन्होंने उसको तश्कील दिया हुआ होता है। सो आमिर भाई, मुझे ये बताइएगा कि क्या विजिटर वीज़ा आसान है कंपैरेटिवली या कोई और लाइक स्टूडेंट वीज़ा या इन्वेस्टमेंट वीज़ा? राइट। सो जब हम वर्ड यूज़ आसान करते हैं दैट मीन्स कि शायद हम उस जाविये से बात कर रहे हैं कि हम यहाँ से निकले कैसे। हाँ। राइट। तो अगर उस जाविये से करें तो फिर तो इसको कंपेयर किया जा सकता है कि मैं कैसे आसानी से चला जाऊँ। लेकिन ये जो वीज़ा कैटेगरीज हैं ये आपस में मुमासलत नहीं रखती, इसलिए कि डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल विजिटर वीज़ा है। विजिटर वीज़ा के लिए आपका जो इंटेंशन है वो ये है कि मैं टेम्परेरीली जाना चाहता हूँ, वहाँ पे मैं सयाहत करूँगा या वहाँ पर अपने रिश्तेदारों से मुलाकात करनी है, कोई एक मेरा मकसद है जाने का। बिल्कुल। और वो मकसद टेम्परेरी है, मैं वापस आ जाऊँगा, ये बिजनेस ट्रिप लगाना चाहता हूँ। लेकिन अगर आप स्किल वर्कर की बात करें तो वो मुस्तकिल तौर पे परमानेंटली जाना होता है उसमें, और उसका क्राइटेरिया भी है कि जी एज इतनी हो, एजुकेशन इतनी हो, एक्सपीरियंस इतना हो। तो आसानी की जहाँ बात आती है तो हमें ये देखना है कि हमारा इरादा क्या है। अगर हमारा इरादा वहाँ से विज़िट करने का है तो हम उसी हिसाब से एप्लीकेशन डालेंगे, बताएंगे कि जी हमारी यहाँ पर इतनी टाइज़ हैं अपनी होम कंट्री में, फैमिली भी है यहाँ पर, बिजनेस भी करते हैं यहाँ पे या जॉब करते हैं, वहाँ जाएंगे और वहाँ पर घूम फिर के वापस आ जाएंगे। मुझे आमिर भाई ये बताएगा, जैसे अभी हम पेंडेमिक के दौर से गुजरे, बीच में कुछ स्पेल शायद हमारा ये अच्छा गुजरा, अब फिर एक कोविड की एक नई लहर आई हुई है, तो क्या इमिग्रेशन या फिर वहाँ जाना, ट्रैवल करना मुश्किल हुआ लोगों के लिए? और अब जो दौर चल रहा है, जो अब जिस करंट सिचुएशन में हम हैं, क्या अब आसान है जाना या अभी भी स्टिल मुश्किलात हैं? तो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने जब देखा है कि बॉर्डर्स क्लोज करने पड़ रहे हैं और लोगों को ट्रैवलिंग में मुश्किल हो रही है, तो गवर्नमेंट ने अपने स्टांस को ज़रा चेंज किया है और बहरहाल उनको एक बैलेंस स्ट्राइक करना है बिटवीन सेफ्टी ऑफ कैनेडियंस और ये भी कि अगर हम बिल्कुल ही बंद कर देंगे तो फिर लोग आएंगे कैसे। Indeed. तो उन्होंने कुछ चेंजेस लाए और स्टूडेंट्स के लिए फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि आप पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट आपको हम देंगे पढ़ाई करने के बाद, अगर आपने वहाँ पे अगर आपने पढ़ाई की कनाडा में कम से कम 1 साल। लेकिन वो तो मुमकिन नहीं था
पैंडेमिक के दरमियान में, तो उन्होंने इस बात की गुंजाइश दी कि अगर आप ऑनलाइन भी पढ़ लें, दाखिला ले लें और ऑनलाइन पढ़ लें, और अगर पूरी भी तालीम आप पूरी ऑनलाइन कर लें तो भी आप एलिजिबल होंगे पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए। तो ये कुछ चेंजेस वो लेकर के आए, लेकिन उन्होंने इमिग्रेशन कभी भी बंद नहीं की। बिल्कुल बंद नहीं हुई, मतलब बिल्कुल भी बंद नहीं की उन्होंने, और एप्लीकेशंस को वो लेते चले गए। और जैसे स्किल वर्कर प्रोग्राम्स है उसमें ऑनलाइन सबमिशन होता है एप्लीकेशन का, तो वो उन्होंने बंद नहीं किया और एप्लीकेशन सबमिट हो रही हैं। आमिर भाई मुझे एक ये बताइएगा कि ऑब्वियसली हर फर्म का या हर जगह का एक स्ट्रक्चर होता है कि इतना अमाउंट हम लेंगे, वो एक अमाउंट क्या है और मुझे कैसे पता लगे भाई कि ये जो फेयर अमाउंट है यही अमाउंट है, बाकी लोग जितना ले रहे हैं वो अपनी तरफ से ज्यादती कर रहे हैं या वो आपको जज कर रहे हैं कि यार आप 4 लाख दे सकते हो, आप 10 लाख दे सकते हो, वो वहाँ घेर लेते हैं आपको। राइट, इसमें 2-3 चीज़ें हैं, यानी खर्चे के हवाले से। एक तो ये है कि आप जहाँ पढ़ना चाहते हैं वो यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन देगी और आपसे फीस चार्ज करेगी, सालाना फीस ले लेती है, 6 महीने की ले लेती है, ठीक है। एक तो वो खर्चा हो गया। दूसरा, आप जब वीज़ा अप्लाई करते हैं जो कि सेकंड स्टेप है, स्टडी परमिट एप्लीकेशन, तो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा आपसे फीस चार्ज करेगी जो कि ज़्यादा नहीं होती, अगर $100-200 है वो आप देते हैं। आपने अगर इन्वॉल्व कर लिया है किसी कंसल्टेंट को तो ऑब्वियसली आपने ये देख लिया कि ये गवर्नमेंट ऑफ कनाडा से लाइसेंस्ड है, ऑथराइज्ड है। लोकल एजेंट्स तो ऑथराइज नहीं होते हैं, लेकिन लोग फिर भी उनके पास चले जाते हैं, गलती करते हैं, लेकिन बहरहाल इतनी लोगों को आगाही नहीं है। हम वो कोशिश करते हैं कि लोगों को बताएं कि भैया लोकल एजेंट्स आर नॉट ऑथराइज। तो फ़र्ज़ किया कि वो किसी ऑथराइज कंसल्टेंट के पास जाते हैं, तो उनको बेसिकली सपोर्ट चाहिए उस स्टडी परमिट एप्लीकेशन में कि वो इतनी अच्छी बनी भी हो, उसमें कोई गलती ना हो, और उसके अंदर जैसे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है फॉर एग्जांपल क्लियरली डिफाइंड हो। देना स्टूडेंट नहीं होता है, कंसल्टेंट का काम नहीं है कि वो आपको चीज़ें ड्राफ्ट करके दे, वो आपको गाइडलाइन दे सकता है और वो आप मिल के काम करते हैं तो वीज़ा प्रोसेसिंग सहल हो जाती है। तो आप कोई टेंजिबल चीज़ तो नहीं बेच रहे, आप अपना टाइम बेचते हैं, प्रोफेशनल टाइम, आप गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड हैं, आप लाइसेंस्ड हैं, ठीक है, प्रॉपर है, फेयर इनफ। तो उसके लिए कोई एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट तो नहीं हो सकती। स्टूडेंट वीज़ा की एप्लीकेशन है और उसमें कोई साहब आपसे 5 लाख मांग रहे हैं एज इफ कि वो वीज़ा आपको बेच रहे हैं। आप वीज़ा लेने तो नहीं गए उनके पास, आप उनसे खिदमात लेने गए हैं, सर्विसेज, और सर्विसेज के बदले स्टैंडर्ड कोई नहीं है, लेकिन आप फिर भी सर्विसेज के बदले उतने पैसे ही देंगे जितना का कोई डिजर्व करता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा आमिर भाई कि क्या हमें कैनेडियन इंटरव्यू के लिए कैनेडियन वीज़े के लिए इंटरव्यू देना ज़रूरी है? लाइक जैसे आई बीन टू दुबई, बट मैंने अपने कंसल्टेंट को बोला, उसने मुझे वीज़ा पेपर पे दे दिया, मतलब आई एम नेवर गोइंग टू एनी इंटरव्यू, ठीक है। सो क्या हमें स्टूडेंट वीज़ा को हासिल करने के लिए कोई इंटरव्यू देना पड़ता है, और अगर वो देना पड़ता है तो उसके लिए क्या टिप्स हैं कि हम उसको आसान बना सकें अपने लिए? जो कैनेडियन वीज़ा प्रोसेसिंग है वो मोस्टली जितने भी कैटेगरीज हैं, विजिटर, स्टूडेंट, स्किल वर्कर्स, बिजनेस, ये तमाम बगैर वीज़ा इंटरव्यू के प्रोसेस होती हैं आजकल मोस्ट ऑफ द केसेस, और वो पेपर एप्लीकेशन है। जब भी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हो और टू द पॉइंट हो, ताकि ऑफिसर को आसानी हो डिसीजन लेने में। मतलब आपकी एप्लीकेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो फ़ौरन कन्विंस्ड हो जाए आपसे, ठीक है। अच्छा, मुझे आमिर भाई ये बताइएगा कि बैंक स्टेटमेंट कितना मैटर करता है अब्रॉड ट्रैवल करने के लिए? बिकॉज मैंने सुना है कि यार बैंक स्टेटमेंट बहुत मैटर करता है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? तो ये तो हकीकत है कि आपके पास पैसे हैं तो ही आप अफोर्ड कर सकते हैं जाना, और कैटेगरीज डिफरेंट है। विजिटर कह रहा है कि मुझे जाना है, 6 महीने रहना है, तो आपको उसी हिसाब से दिखाना है कि मुझे मेरे पास खर्चा मौजूद है वहाँ पर जाने का। नेचुरली आपको अगर ये दिखाना है विजिटर में कि मैं वापस आ जाऊँगा, तो आपको यहाँ पे भी टाइज दिखाने होते हैं कि जितना सिर्फ ये कि वहाँ रुकने का खर्चा है, बल्कि मेरे पास और भी है एक्स्ट्रा पैसे, और इसी तरह मेरे पास यहाँ पे एसेट्स भी हैं, मुझे वापस ले आएंगे। स्टूडेंट है, मैं पूरी फ़ीस अफोर्ड कर सकता हूँ, मेरे पास ज़राए मौजूद हैं अपनी ट्यूशन फ़ीस को अफोर्ड करने के, वहाँ रहने के। इसी तरीके से स्किल वर्कर है तो उसको भी पैसे अपने साथ लेके जाने पड़ते हैं, 6 महीने का खर्चा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि एक लफ्ज़ असाइलम हमने बहुत सुना हुआ है कि ये असाइलम आ जाके मार देंगे, स्टूडेंट वीज़े पे जाएंगे और जाके असाइलम मार देंगे। बेसिकली असाइलम है क्या, और क्या ये काम करता है वहाँ जाके? ऑब्वियसली मोस्टली जो स्टूडेंट जाते हैं वो जब उनको वीज़ा मिलता है तो वो तो बहरहाल उनका टारगेट ये होता है कि वो पढ़ाई करें, और उनको इमिग्रेशन भी मिल जाता है जब वो पढ़ाई कर लेते हैं, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है और इमिग्रेशन मिल जाता है। असाइलम का मतलब ये है कि आपको अपने मुल्क में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है जिसका कोई अजाला नहीं हो पा रहा, तो अमूमन लोग विजिटर वीज़ा लेकर के आ जाते हैं, और फिर उसके बाद वो कहते हैं, रिवील करते हैं अपना
असल मकसद कि मुझे अपने मुल्क में इनसिक्योरिटीज़ हैं, मुझे सपोर्ट नहीं है। तो लोग अगर उनका केस जेन्युइन है, अगर उनको वाकई ऐसी कोई दिक्कत थी और वो उसको प्रूव कर सकते हैं तो वो अप्रूव हो जाता है। और अगर वो कोई मेडअप कहानी होती है तो फिर उसका रिफ्यूज़ल होता है, वापस भेज देते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, क्या जो लोग जिनका असाइलम फॉर एग्जांपल अप्रूव हो जाता है, सो हर तस्वीर के दो पहलू होते हैं, गैस कुछ फ़ायदे दिखाए जाते हैं तो ऑब्वियसली उसका दूसरा पहलू नुकसानात भी हो सकते हैं। तो क्या असाइलम का वहाँ पे कोई नुकसान है, मतलब किसी भी सेंस में? उसको ये हो जाता है अलबत्ता कि अगर उसने वो असाइलम ले लिया, वो अप्रूव हो गया है, तो जब तक कि वो शुरू में तो परमानेंट रेजिडेंट रहेगा 3 साल, उसके बाद सिटीज़न बनेगा। तो जब वो परमानेंट रेजिडेंट है तो उस दौरान में वो अगर अपने मुल्क ट्रैवल करना चाहे तो उससे सवाल किया जा सकता है वापसी पे कि आपने तो अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़ असाइलम एप्लीकेशन डाली थी कि मुझे वहाँ ख़तरा, आप वहाँ टहलते फिर रहे हैं, तो ये क्या हुआ? तो सही है। अब मतलब किसी का असाइलम अप्रूव हो जाता है तो अल्लाह ना करे उसको यहाँ आना पड़ता है तो वो आ भी नहीं सकता। लेकिन उसने असाइलम अप्रूव कराया भी तो इसी बुनियाद पे था। हाँ, मैं तो वहाँ जा ही नहीं सकता हूँ। मैं तो वहाँ जा ही नहीं सकता हूँ। अच्छा आमिर भाई, फ्रॉम माई साइड इट कुड बी अ लास्ट क्वेश्चन, अगर कोई बात मिस हो रही है तो आप ज़रूर ऐड ऑन कीजिएगा। सो मेरा क्वेश्चन ये आखिरी ये है, इसके बाद मैं आपकी खिदमात को तमाम करूँगा इंशाल्लाह, कि रिफ्यूज़ल जो आते हैं किसी भी कैटेगरी को ले लें, आप स्टूडेंट ले लें या स्किल वर्कर ले लें, वो रिफ्यूज़ल जो आते हैं वो किस बुनियाद पे आते हैं? मतलब हमारे बेसिक इश्यूज़ अब तक जितनी आपने इमिग्रेशन ऑब्वियसली करवाई हैं तो कहीं ना कहीं आपने रिफ्यूज़ल फेस किया होगा अपने किसी क्लाइंट का, तो उसके क्या रीज़न्स होते हैं? अच्छा, रिफ्यूज़ल्स के मुख्तलिफ कैटेगरीज हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल रिफ्यूज़ल्स बेस्ड ऑन मिसरिप्रेजेंटेशन, फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, बैकग्राउंड सिक्योरिटी चेक प्रॉब्लम, जो कि वो खुद वेरीफाई कर लेते हैं, कोई डॉक्यूमेंट फेक है, कोई फ्रॉडुलेंट है वगैरह। अगर सब कुछ इन ऑर्डर है उसके बावजूद रिफ्यूज़ल हो रहा है तो डिपेंड करता है कैटेगरी क्या है। अगर विजिटर वीज़ा कैटेगरी है तो ये कि भैया आपने जेन्युइनली अपने आप को प्रूफ नहीं किया कि आप वापस आएंगे। स्किल वर्कर कैटेगरी है तो उसमें मोस्टली इस वजह से रिफ्यूज़ल हो जाता है क्योंकि आपने सही ऑक्यूपेशन सेलेक्ट नहीं किया था, या जॉब डिस्क्रिप्शन सही तरह से आपने सेलेक्ट नहीं की। बिज़नेस इमिग्रेशन में मैं जो देखता हूँ, मेरा ऑब्जर्वेशन है कि लोगों के नेटवर्क भी होती है, बिज़नेस का तजर्बा भी है, बिज़नेस चला भी रहे हैं, लेकिन डेक्लरेशन नहीं है गवर्नमेंट को टैक्स के मामलात में, एसेट्स के मामलात में। तो डिपेंड करता है। स्पाउसल स्पॉन्सरशिप में देखता हूँ कि वो जेन्युइननेस ऑफ द स्पॉन्सर जो रिलेशनशिप है वो नहीं है, वो मेड अप है। तो मुख्तलिफ रीज़न है, देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ रीज़न्स। आपके लिए ज़रूरी है कि जब आप अप्लाई करें तो पहले अपने रीज़न्स चेक कर लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे केस में कोई मेडिकल इशू है, कोई बैकग्राउंड सिक्योरिटी इशू है, ताकि आप वक्त पैसा बचा सकें। हज़ारों डॉलर लगाने के बाद पता चले कि एंड में रिफ्यूज़ल होना था, तो क्यों ना उसको पहले से ओवरकम कर। थैंक यू सो मच आमिर भाई। मैं आपसे फिर एक दफ़ा पूछना चाहूँगा कि अगर कोई बात मुझसे मिस हो रही है, आप कोई बात ऐड ऑन करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग भी अप्लाई करने का इरादा रखते हैं कैनेडियन इमिग्रेशन का या विज़िट या स्टूडेंट वीज़ा कनाडा के लिए, किसी भी कंट्री के लिए, तो वो अपने आप को एजुकेट पहले करें, अपने आप को बिल्कुल जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती हैं रेलिवेंट जो भी है, अगर कनाडा की बात करें तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उसी को रुजू करें, अपने आप को एजुकेट करें किसी की खिदमात लेने से पहले। अदरवाइज ये होता है कि आप जाते हैं किसी के पास, खास तौर से जो लोकल एजेंट्स हैं अनलाइसेंस्ड, वो आपको कुछ भी कह सकते हैं और आप आंख बंद करके अगर उन पर यकीन कर लेंगे तो आपका नुकसान हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच आमिर भाई, थैंक यू सो मच। आई होप गाइस कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। और मैं नहीं चाहता कि कोई पाकिस्तान से जाए, क्यों ना हम मिलके इस कंट्री को खुद ऐसा बनाएं कि लोग यहाँ पर आएँ। बहरहाल अगर आप जाना चाहते हैं तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। रबीउद्दीन मलिक को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।